औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर वाफियत में होंगे। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं ख़वातीन व हज़रात। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर जो तोशाखाना केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में बड़ी समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अहम तरीन रिमार्क्स देते हुए कहा है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, अगर कोई फैसला गलत है तो हम उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दरख्वास्तों पर फैसला दिया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं था, इसने फैसला ही करना था। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि कानून में फिर 120 दिन की हद क्यों दी गई है? क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी? जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कानून में लिखा है जब डिक्लेरेशन का झूठा होने का पता चलेगा उसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। सरदार लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि सर, हमने आपके लिए खून दिया है, हमने कानून की हुक्मरानी और आजाद अदलिया के लिए कुर्बानी दी है। जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जवाब दिया, हमें पता है आप हमारे साथ हैं। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपने हमारे लिए या किसी शख्स के लिए नहीं, कुर्सी और आइन के लिए खून दिया। एडिशनल DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा कि जो भी निकात दरखास्त गुजार ने उठाए उन पर सेशन कोर्ट फैसला सुना चुकी। हाई कोर्ट में कल मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल कोर्ट के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI की के गवाहान पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी है। अब देखना यह है कि कल की समाअत में क्या नतीजा सामने आएगा। क्या चेयरमैन PTI की मुश्किलात आसान होंगी या नहीं? ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन की क्या राय है? 19 अगस्त को चेयरमैन PTI को साइफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तार किया जा चुका है, आपको भी मालूम होना चाहिए। जबकि जिना हाउस हमला केस में भी अदालत ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने की इजाजत जारी कर दी है। अगर कल अदालत चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में जमानत दे भी देती है तो क्या उन्हें जो दीगर केसेस हैं उनमें से भी दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आसार यही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अदालत की जानिब से दीगर केसेस में जमानत की दरखास्त भी मुस्तरद की जा चुकी है। मरियम नवाज साहिबा ने तोशाखाना केस पर समाअत के हवाले से ट्वीट में कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की वकालत करने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की साख खराब हो गई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ जस्टिस तोशाखाना केस से अल-कादिर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि चीफ जस्टिस जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है और इसने पाकिस्तान को तबाह किया है। ऑपोजिशन में सिवाय धरनों और एहतजाजी मुजाहरों के सिवा कुछ नहीं किया गया। इक़्तिदार में आकर भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। कायद मुस्लिम लीग नून का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान ने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। उनके बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं, गवाहान पैदा हो रहे हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी सीनियर जज थे, उनकी गवाही से बड़ा और क्या हो सकता है? नवाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान साबिक एस्टेब्लिशमेंट को भी हदफ तनकीद बनाया। अगर सियासी और अदालती मामलात से हटकर बात की जाए तो सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक खत लिखा है और खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, और उस खत में आज या कल
मुलाकात की दावत दी गई है। खत में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहरीर किया। सदर आइन के आर्टिकल 548 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील के बाद 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। दूसरी जानिब जराए से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। जराए का कहना था कि आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर भी मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से अलहदा मुलाकातें करेगी। याद रखिए कि पार्टियों के साथ हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्त के मुतालिक उमूर भी मुशावरत का हिस्सा बनेंगे। सियासी जमातों से इलेक्शन कमीशन की मुलाकातें आइंदा चंद रोज में शुरू हो जाएंगी। मुतवक्किल हैं इलेक्शन कब होंगे ये तो अवाम को मालूम नहीं, मगर महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है, मंजूरी दे दी गई है। नेपरा में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में डिस्कोस की जानिब से बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें बिजली की कीमत सहमाही एडजस्टमेंट क्वार्टरली एडजस्टमेंट के तहत महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। बिजली की कीमत में मजीद 5 रुपए 40 पैसे इजाफे में से सार्फिन पर 144 अरब 69 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सार्फिन जो बिजली के हैं वो बड़े परेशान हैं और मुश्किलात से दो चार हैं। इसके अलावा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को चेयर करते हुए सेनेटर सैफुल्ला अब्दुल की ज़ेर सदारत की कमेटी का इजलास हुआ मंगल को पार्लियामेंट हाउस में, और इस इजलास में ये बात सामने आई है कि सूबों की जानिब से ताउन ना होने की वजह से पाकिस्तान में पावर सेक्टर को 470 अरब रुपए का हैरान कुन नुकसान हो रहा है। पावर डिवीजन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए बिजली को होने वाले इस नुकसान से, इस इंतहाई बड़े नुकसान से आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि सूबों की जानिब से ताउन का फुकदान इसकी बुनियादी वजह है। इसलिए निगरान हुकूमत ने ये डिस्को सूबों के हवाले करने का उसूली फैसला भी कर लिया है, ताकि इस नुकसान का अजाला खुद सूबे ही अदा करें। यकीनन बिजली के सताए अवाम के ऊपर बहुत बड़ी बिजली गिरा दी है। मुल्क में इस वक्त 50-55 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है, जिससे महंगाई में बेपनाह इजाफा होगा। पेट्रोल 300, डॉलर 320 रुपए तक पहुंच चुका है। ऐसे में किस तरीके से अवाम गुजारा करेंगे। लेकिन इस वक्त बहुत सारी तोपों का रुख ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, आला अदलिया के ऊपर है। बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के हम सियासतदानों से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोर्ट के मारूफ तरीन सीनियर तरीन रिपोर्टर्स में से एक अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब अल मारूफ AQS। बहुत बहुत शुक्रिया AQS फॉर गिविंग अस योर टाइम। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या तारीख में यह पहली दफा हुआ है कि सेशन कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, बाईपास कर दिया गया हाई कोर्ट को? क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? देखें, फैसले तो जो है वो फिर अपीलें होती हैं हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आया जाता है। लेकिन ये वाक़तन एक अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या है। बिल्कुल अदालतों के पास ये इख्तियार है, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत सारे इख्तियारात हैं, लेकिन वो इख्तियार जो है वो फिर अदालतें उस रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन का हवाला दे के और फिर उसके बाद इख्तियार करती हैं। अब जिस अपील की बात हो रही है, ये 3 अगस्त का हुक्म था जिसके खिलाफ अपील थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जैसा कि दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि जज हुमायूं दिलावर ने जल्दबाजी के अंदर फैसला किया, उसी तरह से शायद ऐसा तासुर आया है कि हाई कोर्ट जो कि कल ने इस मामले को सुनना था, उसको बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक उस ऑर्डर पर जो कि उसके सामने नहीं था, उस पर कह दिया है कि वो पैमा फेशाई गलत है, और कह दिया कि हम बैठे हैं, हाई कोर्ट कल सुने, और 1 बजे 1 घंटे का टाइम दिया और फिर 2 बजे अपने पास लगा लिया। तो ये बिल्कुल उसी तरह से मुनफरिद है। और जैसा कि 9 मई को जब चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद फौरन एक अपील थी, अपील के अंदर CM ने और फिर 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस किया और फिर वो फैसला कलअदम करार दे दिया। हुजूर, पहले तौहीन अदालत के नोटिस बहुत होते थे, आजकल हम बहुत कम देख रहे हैं। खास तौर पे आज की समाअत के बाद जो तोपों का रुख सोशल मीडिया पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ किया गया,
क्या आपकी नजर में इस पे तौहीन अदालती कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मुझे आई एम सॉरी, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हूं, मैंने नहीं देख सका है, बहुत हम बिजी रहे जब से कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद से अब तक। लेकिन अगर आप मेरी रहनुमाई फरमा दें तो फिर ठीक है। फॉर लेकिन एग्जाम्पल सोशल मीडिया के मरियम ऊपर मरियम नवाज आवाजों को साहब का ये मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि चीफ जस्टिस की साख मुतासर हो गई है आज के रिमार्क्स के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए जिस कदर गुस्से के अंदर आ गए थे, जितना फ्यूरियस थे, अब ना मैं तो कहूंगा कि फ्यूरियस एंड फास्टेस्ट जस्टिस किया है आज उमर अता बंदयाल साहब के। अगर किसी एक आम आदमी का केस होता, मैं आपको बताता हूँ, चलें मैं इस बारे में सारी चीजें छोड़ दीजिए, फेस नहीं देखते हैं, केस को देखते हैं। केस जो है उसमें एक फैसला आया, गलत सही जो भी था, वो इम्प्लीमेंट हुआ और फिर उसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जेर समाअत है। तो ऐसी सूरत में ये 2 मिनट का केस था कि जिसमें कोई आम आदमी होता तो उसको कहते कि ठीक है आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जो फैसला देगी, हमारा फोरम जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है कि वो फैसला जिसके सामने है भी नहीं, अभी आपके इम्प्यून नहीं है। इम्प्यून जो है वो 3 अगस्त का फैसला है और वो फैसला पढ़ा भी नहीं गया। और जो वकील थे वहां पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो उन्होंने कहा कि मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है। उन्होंने कहा आप ट्रायल कोर्ट में पेश हुए, लिहाजा आप सुने, और फिर नोटिस वेव कर दिए जाते हैं। नोटिस वेव किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बाकायदा तौर के ऊपर हाई कोर्ट जो कि मामले की कॉग्निजेंस ले चुकी है, वो तमाम चीजें जो कि अपील के अंदर दरखास्त गुजार जो कन्विक्टेड पर्सन हैं चेयरमैन पीटीआई, वो ले चुके हैं और उसकी फैसला होना है। तो इसमें वही हेस्ट या जल्दबाजी की गई जो शायद जस्टिस हुमायूं दिलावर ने की। हो सकता है कि बहुत सारे कानूनी नुकात हों, लेकिन अदालतें जब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसे कि आपको याद होगा, इससे पहले भी इलेक्शन वाला मामला जो था वो 2 हाई कोर्ट्स के अंदर जेर समाअत था, लेकिन उसके ऊपर जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस इजाज के ने जो है वो एक ट्रांसफर केस के अंदर आज खुद नोटिस ले लिया था। बिल्कुल। तो ये एक रवायत है जो कि क्योंकि हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उसको मशकूक कर देना इस फैसले के जरिए, अगर देखा जाए आज तो सिर्फ एक ही बात लिखनी थी, क्योंकि जिस कदर फ्यूरियस थे चीफ जस्टिस कि हम अभी रिलीज ऑर्डर जारी कर देते हैं अगर आपकी ये अप्रोच है तो उसमें फिर जो है वो अब मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट के पास तो अब सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई सी होगी। राइट। और मेरा भी ख्याल यही है कि कल एक्यूएस, क्या हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया है? जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट हुआ है इन रिमांड से बाद कल उनको फैसला देना है? देखिए ना सिर्फ ये बल्कि प्रेजुडिस भी हो गया कि वो मामला जो कि अभी जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने सुनना था उसको, उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है प्रेमा फेसाई जो है ना ये गलतियां हैं और ये हम प्रोसीजरल गलतियां जो है वो हमने नोट कर ली हैं। तो अब ये इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज जवाज रह नहीं जाता। मेरा ख्याल बेहतर होता कि आज ही फैसला सुना देते रिहाई का, लेकिन उन्होंने कहा कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम जो है वो हाई कोर्ट के देखते हैं। और फिर जैसे ही हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, यानी कि उन्होंने अमजद परवेज जो है उन्होंने कहा कि जनाब 12 बजे तो डीवी बैठती है, तो आपने 1 बजे केस लगा लिया, 1-2 दिन का बाद का दे दें, तो फिर उस पर 1 घंटा जो है उन्होंने कहा ठीक है हम 2 बजे बैठ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का अगर रिलीज ऑर्डर निकल भी आए तो हम जानते हैं कि तोशा के बाद एक साइफर केस है, एक अलकादर ट्रस्ट केस है और साथ साथ में जिना हाउस हमला केस जो है उसके अंदर गिरफ्तारी के ऑर्डर भी निकल चुके हैं। तो रिहाई तो मुझे नहीं लगता मुमकिन होगी, आपको लगता है एक्यूएस? देखिए, अगर कल जो है वो हाई कोर्ट इस सारी कार्रवाई के बाद जो है वो सस्पेंशन भी कर देती है, उनके जो फैसला है वो वैसे भी 3 साल एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उनकी, और अमूमन जो है वो शॉर्ट टर्म जो होती हैं उसके अंदर बेल हो जाया करती है, सस्पेंशन हो जाया करती है। मेरा ख्याल है कि कल जो है ये सस्पेंशन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अदालतें ये लिखती हैं कि अगर ये एक्यूज जो है किसी और केस के अंदर मतलूब नहीं है तो उसको आप जो है वो रिहा कर दें। अब फिर उसके बाद सामने आएंगी चीजें कि अगर रिहाई नहीं होती इस केस में तो हो सकता है उनकी जमानत हो जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर साइफर के केस में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो 9 मई के वाकयात थे उस पर जो FIR थी उसमें भी ATC कोर्ट के अंदर
दरखास्त दाखिल करके और फिर शायद राइट उसके सर। अंदर भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी तरह से दीगर केसेस हैं। AQS, थैंक तो यू सो वेरी उसमें तो मच। बेल वक्त हो की कमी जाएगी, है, लेकिन उसके इंटरप्शन के बावजूद लिए वो आई अपोलोजाइज, माजरत चाहता हूं, लेकिन वक्त की कमी है। AQS, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। यकीनन कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिन में यानी कल हमें बहुत कुछ मालूम पड़ेगा क्या मुस्तकबिल होता है इन केसेस का। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने 9 मई के वाक़े के बाद वापस आने के बाद PTI को तो खैर बात कह दिया, लेकिन अब उस शख्स का मुस्तकबिल क्या होगा और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, गुफ्तगू करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हजरात, चेयरमैन PTI की दोबारा गिरफ्तारी काफी हद तक अब यकीनी नजर आ रही है। जिना हाउस हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इजाजत दे दी है कि चेयरमैन PTI को जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार किया जाए। इस अब उस वक्त हो रहा है कि जब आसार पैदा हो रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिल जाएगा, बेल के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन अब यकीनी हो गया है कि उनकी गिरफ्तारियां बहुत सारे और केसेस में की जाएंगी ताकि उन्हें फौरन से रिहाई ना मिल सके। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बड़े सियासतदान है फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आपने PTI छोड़ी थी 3 महीने पहले इसी वजह से, इसी हमले के बाद। आपकी नज़र में ये सही इकदाम हो रहा है चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी जिना हाउस हमला केस में? अगर ये सही इकदाम हो रहा है तो और कौन कौन गिरफ्तार होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई साहब, पहली बात तो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और उसके हामी 4 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स के वाक़े पे 1078 अफराद के खिलाफ केस हो सकता है और 950 अफराद को 2 साल से लेके 18 साल की कैद की सज़ा हो सकती है 4 महीने के अंदर अंदर, तो वो वाक़या तो 1000 गुना कम इंटेंसिटी का था। हमारा ये 9 मई के जो वाक़यात हैं ये तो 1000 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी के हैं। रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ, पाक अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जो उसके जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ तारीखी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा आज आपके प्रोग्राम के जरिए से चीफ जस्टिस साहब से बड़े अदब के साथ ये सवाल है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा कि एक ट्रायल कोर्ट का अगर कोई केस चल रहा है तो नेक्स्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट बनती है। हाई कोर्ट को आप सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है वो नीचे सिविल या एडिशनल सेशन या सेशन के फैसलों को जनाब वो टेकअप करना शुरू हो जाए। अगर वो ये पूछने के रवादार हैं चीफ जस्टिस साहब ट्रायल कोर्ट से कि आपको इतनी जल्दी क्या थी तोशा खाना की केस का फैसला करने की, तो मैं बड़े अदब से सवाल पूछूंगा कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब, आपको इतनी क्या जल्दी है कि आप जनाब हाई कोर्ट को सुपरसीड करके ओपनली कह रहे हैं कि हम जनाब डायरेक्ट जनाब इसको टेकअप कर लेंगे और इसके ऊपर फैसला देंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब ने जिस अंदाज से पिछले 6, 7, 8 महीनों के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट किया है, उसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये सारी तबाही और बर्बादी आई है। अगर आपकी लाहौर हाई कोर्ट पे जो पहला हमला हुआ था उसके ऊपर कोई रिजल्ट आ जाता, अगर 14 मार्च को जो आपकी वारंट गिरफ्तारी सर्व करने के हवाले से जो दंगा फसाद हुआ था उसके ऊपर कानून हरकत में आ जाता, अगर 18 मार्च को आपके जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के ऊपर जो हमला हुआ और वहां पे मार धाड़ हुई, अगर उस पर अदालतें और कानून हरकत में आ जाता, तो आज जो है वो 9 मई के वाकयात ना होते। तो मैं ये समझता हूं कि 9 मई के वाकयात के अंदर पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का भी पूरा हाथ है कि उन्होंने जिस जिस अंदाज से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और उस पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज को अकोमोडेट किया, प्रमोट किया, उनको फैसिलिटेट किया, जिसकी वजह से 9 मई के वाकयात हुए। और अब भी जो इस तोशाखाना केस के ऊपर आपके चीफ जस्टिस साहब इतनी जल्दी दिखा रहे हैं वो भी एक सवालिया निशान है। लेकिन आपने अपने इंट्रो के अंदर बता दिया कि अभी जना हाउस केस के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तारी का ऑर्डर कर दिया है, साइफर के अंदर इनकी जमानतें कैंसिल है और आपका जना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी गिरफ्तारी है। फिर आपकी जनाब आपका जनाब ये जो अलकादर ट्रस्ट है उसके ऊपर भी आपकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है। तो बाहर नहीं आते चेयरमैन तहरीक इंसाफ। अगर आपके चीफ जस्टिस साहब की ये गलतफहमी या खुशफहमी है
कि उनके इस फैसले से जनाब वो बाहर आ जाएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। हुजूर, यानी आपके कहने के मुताबिक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, उनका भी किरदार है 9 मई के हमलों में एक तरीके से, तो आप क्या कहना है, क्या उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए इसमें? उनका किरदार क्या गैर आईनी है? उन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया है? मेरा कहने का मकसद ये है कि जो 5, 6, 7 महीने हर बदमाशी, हर गुंडागर्दी, हर फसाद फिल अर्ज, हर कत्तो गारतगरी, हर लाकानूनियत, हर लॉ नसनस के ऊपर जो फैसिलिटेशन मिली अदालतों की तरफ से, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अकॉम्प्लिस, वो भी तो फिर 9 मई के वाकयात के हवाले से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जनाब जिम्मेदार करार पाते हैं ना। इनको हल्लाशेरी मिली, इनको 8-8, 10-10, 15-15 जमानतें मिली। 14 मार्च को मैं अपनी जान हथेली पर रख के मैं वहां पे मौजूद था जमान पार्क के बाहर। उस वक्त हमें भी जनाब माथे पे जनाब पट्टी चढ़ी हुई थी। मैं रावलपिंडी से भागा गया, मैंने सफर करके 5 घंटे और फिर वहां पे रात तक 4 दफा शेलिंग, और फिर मेरे ऊपर पुलिस की स्क्वाड जनाब मेरे ऊपर से जनाब गुजरते हुए मैंने नहर में छलांग मार के अपनी जान बचाई थी। वो वारंट गिरफ्तारी लेकर आए थे शहजाद बुखारी साहब। अब वारंट गिरफ्तारी आपने क्यों नहीं जनाब सर्व होने दिया? उसके ऊपर क्यों नहीं अदालतों ने एक्शन लिया? आपने लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया फर्स्ट टाइम 5000 बंदा लेके, उसके ऊपर जो तोड़ फोड़ और मारा मारी हुई, उस पर अदालतों ने क्यों नहीं एक्शन लिया? फिर 14 मार्च के बाद 3 दिन बाद, ये 18 मार्च को मैं वहां पे मौजूद था, जो गुंडागर्दों लेके जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो अदालत के ऊपर हमला आवर हुए, उस पर क्यों नहीं अदालतों ने एक्शन लिया? आपकी हर इस किस्म की गुंडागर्दी बदमाशी के ऊपर अगर अदालती सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट उनको फैसिलिटेट करती रही तो फिर एक जिम्मेदारी का थोड़ा सा जनाब पलड़ा उनके ऊपर भी जाता है। ये बताइए हुजूर, जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या लगता है आपको इंतखाबात फरवरी में भी होंगे या नहीं? मेरी आज की ब्रेकिंग मैं आपको दे दूं कि 2 साल तक इस पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं है, तो मेरी रिपोर्ट है आज की। क्यों हुजूर, वजह क्या है इसके पीछे? बस नहीं है इलेक्शन। मेरी जाती राय भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर 2 साल इलेक्शन नहीं होने। मेरी जाती है, मेरी पार्टी की राय नहीं है, मेरी जाती राय है। पाकिस्तान के अंदर इतनी पोलराइजेशन जनाब कर दी गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जनाब पीटीआई की तरफ से, सोशल मीडिया से लेके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर, कि एक इनके ये जो पीटीआई के लोग इस वक्त पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं कामयाब अलाई रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर, जो पाक फौज की और एसएसजी के कमांडोज ने एक तारीख रकम की, उसमें भी ये जहर घोल रहे हैं। इस किस्म का माहौल जो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, पार्टीज का भी आपस में, नून लीग जीतेगी तो पीटीआई नहीं मानेगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जीतेगी तो पीटीआई नहीं मानेगी, पीपल्स पार्टी जीतेगी तो पीटीआई नहीं मानेगी, पीटीआई जीतेगी तो नून लीग नहीं मानेगी। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो इस वक्त दिवालिया हो चुका है, उस पाकिस्तान की पहले इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, ये अपनी सारी तवज्जो पाकिस्तान की ज़राअत और सनत और तजारत को, खुसूसन महंगाई को खत्म करने के लिए किरदार अदा करे, उसके बाद इलेक्शन हो। ये मेरी जाती है। राइट सर। अच्छा, ये एक सर पोस्ट आज सोशल मीडिया पर बड़ी चल रही है, उसमें एक दुआ लिखी हुई है कि या अल्लाह, बगैर चेयर लिफ्ट के फंसे हुए 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भी बचाने के लिए किसी को भेजें, कौन उनकी मदद करेगा, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे। अब 2 साल तक अगर इंतखाबात नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हुए हुजूर, तो IMF भी तो नाराज हो जाएगा, अगली फिर वो किस्तें निकलेंगी नहीं स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, और स्टैंड बाय एग्रीमेंट खटाई में पड़ गया तो आप बड़ी मुश्किल में होंगे। मैंने अपनी है जाती राय, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं कि शायद मार्च के पहले 3-4 दिनों में इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन IMF को भी कवर किया जा सकता है। IMF का बुनियादी एजेंडा ये होता है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, आप जो है वो फालतू की और फजूल की सब्सिडीज ना दें। उनका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो अपने मखसूस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। करेक्ट। आप उन ऑब्जेक्टिव के मुताबिक और उन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अगर इकोनॉमी को चला लेते हैं तो उन्हें इससे चीज पॉलिटिकल हालात से उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। हुजूर, सदर मुमलिकत के किरदार को, सर वक्त थोड़ा कम बचा है, सदर मुमलिकत के किरदार को आप कैसा देख रहे हैं? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, मुझसे आके मीटिंग करे आज और कल में। सदर मुमलिकत पीटीआई का एक गली मोहल्ले का कारकुन बने हुए हैं, और जो उन्होंने ट्वीट किया आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी के अमेंडमेंट बिल के ऊपर, इंतहाई अफसोसनाक था। और मैं ये समझता हूँ कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के माथे पे बुद्धू लिखा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये वही आरिफ अलवी इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन्होंने पीटीवी पे हमला किया था,
और जो कराची की सड़कों पे खड़े होकर कहते थे कि आज हम सड़क ब्लॉक करेंगे और कोई जनाब हम यहाँ पे कोई एम्बुलेंस और कोई गाड़ी नहीं गुजरने देंगे, अभी तक वो उसी मोड पे है। उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे के ऊपर फाइज है। उन्होंने अपनी इज्जत को इतना दागदार किया है कि पूरी जिंदगी भी लगे रहे तो अब अपनी इज्जत बहाल नहीं कर सकते। हुजूर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अब पीटीआई से दो धड़े निकले थे, एक परवेज खटक साहब का, एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। परवेज खटक साहब ने तो पावर शो कर दिया है, आपकी पार्टी ने अभी तक पावर शो नहीं किया है। कहां खड़ी है आपकी पार्टी हुजूर? हम अपनी तंजीम साजी पे लगे हैं और अभी इलेक्शन दिल्ली हनूज दूरस्त, लेकिन अभी हम अपने जोड़ तोड़ पे लगे हैं। हर रोज कोई ना कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो ज्वाइन कर रहा है पार्टी के अंदर। भरपूर जब हमारी एक स्ट्रेंथ होगी तो हम ये काम भी कर लेंगे। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। लेकिन एक बात वाज़ेह है, मुल्क में चीनी की एक्सपोर्ट जुलाई के महीने में 5,542 टन रही, जो कि पिछले जुलाई में 0 टन थी। और यकीनन इससे मालूम पड़ता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरी ताकतवर पार्टियों को बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा इस सूरत हाल से कि मुल्क में चीनी की डिमांड है लेकिन एक्सपोर्ट की जा रही है और फिर यहाँ पर उसकी मार्केट प्राइस बढ़ रही है। मुआशी हालात तो यकीनन बहुत खतरे में है। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से। हमारे साथ रहिए। ये जानते बूझते वो अपना इसकी हमायत में खाम खा निकले और उस वक्त भी देख लें साकिब निसार रिकॉर्ड में हैं ये कहते हुए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हमने जेल में डालना है, बाहर नहीं आने देना और हमने इमरान खान को लाना है। और साथ ये भी कहा कि उन लोगों का फैसला है। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। हम जानते हैं कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है आपने शुरू में सुनी। उन्होंने इशारा किया है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को जेल में डालना है और चेयरमैन पीटीआई को पावर में लेकर आना है। यकीनन इससे वाज़ेह हो जाता है कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में बकौल मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तेमाल हुए हैं या उनका किरदार रहा है हुकूमतें बनाने में, गिराने में। गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस मोहम्मद गौस नियाजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सेनेटर साहब, पहला सवाल जो मैं आज हर पाकिस्तानी सोचता है वो ये सोचता है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि भुट्टो को शहीद किया गया, उन्होंने लेकिन शहीद करने वालों से हिसाब नहीं लिया। हम ये जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ पहले भी एक आमिर ने आके उनकी गवर्नमेंट गिराई और फिर मिलिट्री कू के 10-12 साल चले। मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए। अब मियां नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने उनकी गवर्नमेंट गिराई। क्या वजह है कि ये बाअसर किरदारों की तरफ इशारा करके सियासतदान निकल पड़ते हैं साइड से और कहते हैं कि बस इनका कसूर था और हमारा कोई कसूर नहीं था और इनकी वजह से हमारी हुकूमत गई? अगर इतना बड़ा नुकसान इन्होंने आपको पहुंचाया तो क्यों नहीं आप इनका बाल भी बाका कर पाते? जी, पाकिस्तान का एक आईन है और कानून है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। यकीनन आपने देखा कि पिछले 10-15 साल में जिस तरह हमारी अदलिया का हाल है, जिस तरह हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं, जिस तरह उनकी इंटरवेंशन है और हमारी अदलिया के तो किरदार आप देख रहे हैं कि दुनिया के जितनी 135 ममालिक में 126-27 में नंबर पर आता है और जैसे उमरता बंदियार के आने से पहले 120 था, अब इनके आने से 127 पे चला गया है। तो हमारे मुल्क में जो इंसाफ का हाल है और वो आपके सामने है और जो इस तरह की जो इनकी बरात है वो दुनिया में 4थे-5थे नंबर पे आती हैं। बहरहाल ये उनका है, हम तो एक चूँकि ज़िम्मेदार सियासी पार्टी हैं, बिचौर सियासी पार्टियाँ हैं, हमने तो मुल्क बचाना होता है और हम उसके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। इन हमलों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे साथ जो अदलिया ज़्यादतियाँ करते हैं वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वक्त साबित करता है कि किसने ज़्यादती की। पर सर बर्दाश्त तो नहीं किया ना सर, आपके लीडर तो लंदन चले गए ना सर, आपके लीडर तो लंदन चले गए, उन्होंने बर्दाश्त तो नहीं किया। नहीं, लंदन तो चले गए, कल गए हैं, वो वापस आ जाएंगे, वो परमानेंट तो नहीं सेटल।
वो आज़मात को फेस करेंगे। लेकिन जिस किस्म का इंसाफ आप देख रहे हैं, जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट में दी है और जिस तरह एक पार्टी की तरफदारी की जा रही है, तो उस पे ऐसे मुल्क में इंसाफ जो इस किस्म का इंसाफ हो, तो मेरे ख्याल में हम तो अपने लीडर को कहें कि वहाँ बाहर ही बैठे, हम पाकिस्तान में हैं, इंशाल्लाह सियासत भी कर लेंगे, पाकिस्तान को बचा के भी रहेंगे, उनसे हिदायत लेते रहेंगे। हम तो अपने लीडर को ज़ाया नहीं करना चाहते। ठीक बहुत ज़्यादती हो चुकी है उनके साथ, अभी भी हुई हैं, इससे पहले भी हुई हैं। मतलब एक अकामा पे निकाला गया है और मौजूदा जो ठीक तो मतलब तो ये बड़े मुल्क के साथ बड़ी मुल्क की बदकिस्मती है। लेकिन हम इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे और हम राइट। हमारी ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि जमहूरी निज़ाम अगर चलता रहा तो आहिस्ता-आहिस्ता ये जो जो ज़ोरावरी सर, है आप या जो जिस कह रहे तरह हैं की जमहूरी निज़ाम चलता रहा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो नाम नेहाद जमहूरी निज़ाम है? जी, बिल्कुल इस वक़्त तो हम नाम नेहाद कह सकते हैं। जमहूरी ओके। निज़ाम देखो ना, हमें तो देखो हमारी कोशिशों की वजह से, यानी कि ज़िम्मेदार सियासी पार्टियों की वजह से जो 2 टेन्योर पूरे हुए हैं। पीपल्स पार्टी का टेन्योर पूरा हुआ है, हमारे 5 साल पूरे हुए हैं और ये जो इमरान खान का 5 साल का दौर था, ये भी हमारी वजह से पूरा हो गया। वरना तो इमरान खान तो मुल्क के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे थे। असम्बली उन्होंने तोड़ दी, 2 सूबाई असम्बली वक़्त से पहले तोड़ दी। ये भला पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि एक दिन एक वज़ीर आला जो है वो एतमाद का वोट लेता है और तीसरे दिन असम्बली तोड़ देता है। ये इनकी एक बस जो इमरान खान चाहते हैं कि मैं हर सूरत जो है मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनूँ, वो भी मैच्योर नहीं है सियासी। तो जिस दिन सियासतदान बन गए इमरान खान, बाकी सियासी पार्टियों के साथ मिल गया तो वो जमहूरी तौर मज़बूत होगी, लेकिन अभी उनको समझ नहीं आ रही। अभी तक चूँकि उनके जो सपोर्टर हैं, चाहे चाहे जी। अभी ये एस्टेब्लिशमेंट में हैं या नहीं हैं, जो आप साबका थे, क्योंकि उनकी सपोर्ट हासिल है तो उनको समझ नहीं आ रही। जब उनकी नियाज़ी सपोर्ट साहब, खत्म हो सॉरी जाएगी। सॉरी कता कलामी की माज़रत। आप बिल्कुल सही, कि सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, फिर वो शिकवा करना शुरू करते हैं। लेकिन देखा यही जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे नाक़दीन, सियासी तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि पीडीएम की 16 माह की जो हुकूमत थी, वो भी नाम नेहाद जमहूरियत थी। जमहूरियत मज़बूत शायद इसलिए नहीं हो रही है कि जब पावर में आ रहे होते हैं सियासतदान, तो वो सब अच्छा-अच्छा का राप आलाग रहे होते हैं। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं, तो फिर वो कहना शुरू हो जाते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हुई हैं। ये बताइए कि अगर आप हुकूमत में आएंगे, तो क्या आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों की तरफ नवाज शरीफ साहब ने आज इशारा किया है? देखो, कानून तो होना चाहिए, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा है कि जिस तरह हमारा मुल्क मसाइल में घिरा है, हम देखो डिफ़ॉल्ट के करीब थे। बड़ी मुश्किल से हमें 9 महीने की समझो कि एक्सटेंशन मिली है और कड़ी शराइत पर, और हम मुल्क को बचाएँ या इनके खिलाफ एक्शन लें। इंशाल्लाह जब हमारी मईशत मज़बूत होगी, हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, सारी चीज़ें बेहतर होंगी, तो इंशाल्लाह ये भी इनके खिलाफ भी एक्शन होगा। मईशत देखो कैसे पहले मजबूत हमें होगी सर? मईशत कैसे मजबूत होगी? मुशत के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकॉनमी हमने 10-12 पार्टियों ने एक किस्म का किया सर, है चार्टर ऑफ और एक डेमोक्रेसी से मुल्क डेमोक्रेसी मजबूत तो नहीं हुई थी, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी से इकोनॉमी मजबूत कैसे होगी सर? देखो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, अगर हम माज़ी में जाएँ तो देखो हम न्यूक्लियर पावर बने, तो न्यूक्लियर पावर पे हम सब पार्टियों का, हमारे एस्टेब्लिशमेंट का सबका इत्तेफाक था कि हमने ये न्यूक्लियर पावर हासिल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल में हम उसके हमारे जितने भी आपस में लड़ते रहे, लेकिन हमने कहा कि हमने मुल्क के दिफा को मजबूत करना है, तो हम इससे न्यूक्लियर पावर बन गए। तो इसी तरह इकॉनमी पे भी हमारी कोशिश है, सिर्फ एक जमात के, बाकी सारी पार्टियाँ मुत्तफिक हैं और एक हमने फार्मूला बना लिया कि किस तरह हमने मीशत को टेक ऑफ करना है। और अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और अवाम ने हमें वोट दिया, तो जब अगर हमारी हुकूमत आती है तो फिर हम सबको साथ लेके चलेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे। अभी ये सर, आपस में लड़ने का वो वक्त तो नहीं है। आपने सर पहले भी माशाल्लाह से एक ऐसा गुलदस्ता बनाया था। शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि एक ऐसा गुलदस्ता है पीडीएम, जो ना तारीख में पहले कभी बना, ना फिर कभी बनेगा। आपको लगता है कि एक और गुलदस्ता बनने जा रहा है आने वाले इलेक्शन में, शायद उसमें ऐसे गुलाब के फूल इस्तेमाल हो जिसमें कांटे ना हो? देखिए, जो हमारी पार्टी ये सोच है कि अगर हम मतलब 173 सीटें ले लेते हैं, यानी कि हमें सिंपल मेजॉरिटी भी मिल जाती है, इसके बावजूद हम तमाम सियासी पार्टी को दावा देंगे कि हमारे साथ चलें, हुकूमत में शामिल हों, क्योंकि जिस मसाइल का हमें सामना है, वो एक अकेले पार्टी के बस के बात में नहीं है, बस की बात नहीं है। अच्छा ये हुजूर, तो तमाम सियासी पार्टियाँ जी, हुजूर आज तमाम आज सियासी पार्टी आज आज मिलके आज 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 तोशाखाना केस के बाद मुस्लिम लीग नून की तोपों का रुख जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ हो गया है। क्या आपको ये अमल दुरुस्त लगता है? मैं ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं जी। कि अगर लोअर कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है,
और सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाए, तो मैं तो समझता हूँ कि उस लोअर कोर्ट पे उन्होंने प्रेशर डाला है कि जिस तरह फैसला करो, इस तरह की ऑब्जर्वेशन दी हैं और जिस तरह मीडिया में चल रही हैं, सर पीटीआई ने मुझे अदम तो एतमाद अफसोस का है। इजहार किया है चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं इस वक्त। नहीं, अदम एतमाद क्यों किया? जब उनको हक पे फैसले होते हैं तो अच्छे होते हैं, जब खिलाफ होते हैं तो अदम एतमाद करते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि जितने इनके लिए मतलब है फूल बखेरे गए सड़कों पे और पे, आप देखो ना फॉरेन फंडिंग केस वो हवा में महल्ले का है, 2 दफा एक्सटेंशन दी, बीआरटी का केस था, और ये अभी ये बात हो रही है कि जी लोअर लेकिन कोर्ट लेकिन ने तो हुजूर, अगर अगर हम ना, तारीख भी उठाएं नियाजी साहब, तो बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने तोशाखाना से बड़े बड़े तहाइफ लिए हैं, करोड़ करोड़ की उसकी अदायगी की है तोशाखाना में, और अपने रिटर्न्स में और अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखवाया लाख रुपए की मैंने खरीदारी की है। तो फिर बहुत सारे लोगों को और भी सजा होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह नियाजी साहब, हर पाकिस्तानी का सवाल आपसे ये होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी और नाम नेहाद नहीं होगी, यानी डमी गवर्नमेंट नहीं आएगी जिसकी रस्सियां कहीं और से खिंच रही होंगी। जी बिल्कुल, जमहूरियत को अगर चलने दिया जाए, चाहे लूली रंग जमहूरियत हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सर, डोंट जमहूरियत यू थिंक कि अपने यही वो पाँव पे वजह खड़ी है हो कि जाएगी। हमारी जमहूरियत लूली लंगड़ी आज भी है कि आप लोग कहते हैं कि चलने दिया जाए? भाई, उस बीमारी का इलाज होना हुजूर बहुत जरूरी है, वरना तो मरज बढ़ेगा, घटेगा कभी भी नहीं। देखो जी, हमारा तो ये कहते हैं कि जी ये लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है ये अमरीत से बेहतर है। दूसरी सूरत पे अमरीत की होती है, अमरीत में तो फिर जमहूरियत का नाम निशान नहीं होता। तो हम तो चाहते हैं कि चलो देखो, 2018 में हमने रिजल्ट कबूल नहीं किए थे, और रमान राइट साहब सर। को हमने मनाया था कि चलो कुछ कोई ना कोई जो भी चलता है, जमहूरियत तो है, लूली चले लूली लंगड़ी सही, कुछ चलने दिया जाए, वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आएगी, और यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई राइट सर, तरीका नहीं है। बहुत बहुत अगर हम शुक्रिया, बहुत कन्फ्रंटेशन बहुत करेंगे तो शुक्रिया फिर अमरीत आएगी। सेनेटर गौस थैंक यू, थैंक यू। नियाजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, लेकिन आपने ये कहा कि लूली लंगड़ी जमहूरियत चलती रहे। पर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ, ठीक है आपकी पॉलिसी है समथिंग इज बेटर फॉर नथिंग, लेकिन हकीकत यह है कि इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को चलाने के चक्कर में मुल्क के लिए बड़ी मुश्किलात हो गई हैं, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशरती तौर पर। और भी कितना ऐसे चलेगा, ये अल्लाह हम पे रहम फरमाए। यकीनन मुल्क के हालात जो हैं, जो बिजली के बिल हैं, उनको तफसीलन हम आने वाले अपने प्रोग्राम में कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि पावर के लिए भी यही कहा जा रहा है कि या मुल्क का पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान चलेगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की मुश्किलात दूर फरमाए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।